डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में पेपर थर्ड के फेज रूल में टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। दो ठोसों के समान मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जो सर्वांग गलनांक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ यौगिक बनाते हैं। सर्वांग गलनांक से तात्पर्य है कि वह स्थिर ताप पर जिस पर किन्हीं दो अवयव A व B से बना हुआ है, स्थायी यौगिक AXBY बने और वह पिघले, अर्थात यह ताप जिस पर उसी संगठन वाले ठोस व द्रव प्रवस्था परस्पर आपस में साम्य हो, उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम और जिंक। दूसरा है वे जो असर्वांग गलनांक इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ यौगिक बनाए। असर्वांग गलनांक से तात्पर्य है कि वह ताप जिस पर किन्हीं दो अवयव A व B से बना हुआ यौगिक कंपाउंड 2 बनाता है, वो अस्थायी हो और अपने नियत गलनांक से पहले वह विघटित होकर एक अन्य ठोस व विलयन में या गलित अवस्था में बदल जाए। ऐसे विलयन को हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला मिक्सचर कहते हैं। असर्वांग गलनांक बिंदु से बना हुआ ठोस, नया बना हुआ ठोस व गलित तीनों अवस्थाएं साम्य में होती हैं, उदाहरण के तौर पर अमोनियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला सिस्टम लेंगे, मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। मैग्नीशियम और जिंक के प्रवस्था आरेख या फेज डायग्राम को हमने इस स्लाइड में दिखाया है। इस तंत्र में जो यौगिक बनते हैं वो MgZn2, उसका गलनांक 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह ताप जिंक के गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड व मैग्नीशियम के गलनांक 650 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्यवर्ती है। यह यौगिक पर्याप्त स्थायी होता है और बिना संगठन बदले पिघल जाता है, अतः यह ताप तंत्र का सर्वांग गलनांक है और इसे हमने इस ग्राफ में D से डिनोट किया है। वक्र D' के बाएं हाथ वाला भाग जिंक और मैग्नीशियम जिंक के यौगिक के मध्य साम्य को प्रदर्शित करता है, जबकि D' के दाएं हाथ वाला भाग मैग्नीशियम तथा यौगिक के मध्य साम्य है। रेखा DC यौगिक में जिंक के मिलाने पर हिमांक में अवमंदन को प्रदर्शित करती है और रेखा DE मैग्नीशियम के मिलाने से यौगिक में हुए हिमांक अवमंदन को प्रदर्शित करती है। बिंदु D पर द्रव और गलित दोनों प्रवस्थाओं का संगठन समान MgZn2 है, अतः यही तंत्र एक प्रकार से एक अवयवी तंत्र बन जाता है। अतः A एवं B की भांति बिंदु D भी अचर या नॉन वेरिएंट है, यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, क्योंकि इस पर MgZn2, मैग्नीशियम और जिंक तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। बिंदु C व E अचर यूटेक्टिक बिंदु हैं, जिन पर तीन प्रवस्थाएं साम्यावस्था में हैं। बिंदु C पर ठोस जिंक, ठोस MgZn2 व गलित द्रव प्रवस्थाएं साम्य में हैं, जबकि बिंदु E पर
ठोस मैग्नीशियम यौगिक तथा द्रव गलित प्रवस्थाएं साम्यावस्था पर हैं। यदि बिंदु X पर गलित को ठंडा किया जाए तो रेखा XY पर इसका ताप घटता जाएगा। बिंदु Y पर आते ही ठोस यौगिक पृथक होना प्रारंभ हो जाएगा। अब तंत्र में दो प्रवस्थाएं हैं, अतः तंत्र मोनोवेरिएंट हो जाएगा या एक चर हो जाएगा, क्योंकि F C-T+1 में जब हम इसका मान रखते हैं तो 2 - 2 + 1 1 होता है। अब यदि ताप को और कम किया जाए तो गलित का संगठन बदलने के साथ साथ ताप भी कम होता जाएगा और शीतलन वक्र YC पर होता जाएगा। बिंदु C पर आते ही इसमें से ठोस जिंक भी पृथक होना शुरू हो जाएगा और तंत्र में तीन अवस्थाएं आ जाएंगी, ठोस जिंक, ठोस यौगिक व गलित। अतः अब यह तंत्र अचर या नॉन वेरिएंट हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें तीनों प्रवस्थाएं विद्यमान हैं, तब तक ना तो ताप घटेगा ना ही संगठन में कोई परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि हम बिंदु X' संगठन वाले गलित द्रव को ठंडा करें तो पहले ताप कम होता जाएगा जब तक कि बिंदु Y' ना आ जाए। बिंदु Y' के आते ही ठोस यौगिक पृथक होने लगेगा और उसके बाद वक्र Y' के अनुरूप संगठन का परिवर्तन होता जाएगा। बिंदु E के आते ही ठोस मैग्नीशियम पृथक होने लगेगा। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। इस तंत्र में फेरिक क्लोराइड के विभिन्न संगठन वाले हाइड्रेट बनते हैं जो कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट वाले या सर्वांग गलनांक वाले होते हैं। सर्वांग गलनांक वाले कुल 4 स्टेबल हाइड्रेट होते हैं, डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट, जिनके फॉर्मूले हमने इस स्लाइड में दिखा रखे हैं। फेरिक क्लोराइड के अणुओं को एकल अणु FeCl3 के स्थान पर डबल अणु Fe2Cl3 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि जल के अणुओं की संख्या पूर्ण रहे, आंशिक रूप से नहीं रहे। अगर इसको FeCl3 लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 7H2O की जगह 3.5 H2O लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसको Fe2Cl6 लिखते हैं। FeCl3 वाटर तंत्र का जो फेज डायग्राम है 5 सरल यूटेक्टिक आरेखों में विभक्त किया जा सकता है। 4 शीर्षस्थ बिंदु क्रमशः C, E, G व I, ये चारों बिंदु FeCl3 के चारों स्थायी हाइड्रेट या स्टेबल हाइड्रेट के कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट या सर्वांग गलनांक को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही इस डायग्राम में 5 न्यूनतम बिंदु हैं, क्रमशः B, D, F, H और J, जो इन विभिन्न हाइड्रेटों के यूटेक्टिक बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु A प्योर वाटर का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा FeCl3 डालते हैं तो एक निश्चित संगठन वाला विलयन बनता है और जो कर्व है AB पर ताप घटता जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 अवयव और 2 प्रवस्थाएं हो गई हैं, अतः हम यहाँ पर रिड्यूस्ड प्रवस्था नियम या संशोधित प्रवस्था का नियम अप्लाई करते हैं और स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर 1 हो जाएगी। अतः स्थिर दाब पर यदि ताप को परिवर्तित किया जाएगा तो संगठन भी परिवर्तित होगा और कर्व
ए बी की ओर जाएगा। यूटेक्टिक बिंदु बी पर ठोस Fe2Cl6 12H2O पृथक हो जाएगा और प्रावस्था की संख्या 3 हो जाएगी। अतः बिंदु बी नॉन वेरिएंट या अचर है। इस बिंदु का ताप -55 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जो निम्नतम ताप है। अब यदि इसमें लगातार FeCl3 डालें तो ताप बढ़ता जाएगा और अंततः तंत्र में से बर्फ विलीन हो जाएगी और तंत्र की प्रावस्थाओं की संख्या 2 रह जाएगी, जिससे जो ये सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट हो जाएगा। अब ताप की वृद्धि के साथ जो कर्व है BCD के अनुरूप विलयन का संगठन बदलता जाएगा। अतः BCD डोडेकाहाइड्रेट का विलेयता वक्र है। बिंदु C पर द्रव एवं ठोस का संगठन समान है। Fe2Cl6 12H2O अतः C इसका सर्वांग गलनांक है। वक्र CB और CD डोडेकाहाइड्रेट के सर्वांग गलनांक क्रमशः जल के मिलाने से या FeCl3 के मिलाने से हुए हिमांक में अवमनन को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बिंदु D, F, H पर क्रमशः Fe2Cl6 7H2O, Fe2Cl6 5H2O, Fe2Cl6 4H2O तथा बिंदु J पर अनहाइड्रस FeCl3 पृथक हो जाएगा। तंत्र के 5 यूटेक्टिक बिंदु और 4 कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट के ताप, संगठन, कंपोजिशन व नाम हमने इस टेबल में दिखाए हैं। तो यूटेक्टिक पॉइंट बी पर टेम्परेचर -55 डिग्री और इस पे ठोस बर्फ Fe2Cl6 12H2O अवस्थाएं साम्यावस्था में रहेंगी और ये 2.75 इस पर Fe2Cl6 का कंपोजिशन रहेगा। बिंदु A पर टेम्परेचर 0 है, अवस्था ठोस बर्फ है और Fe2Cl6 का कंपोजिशन 0 है। सर्वांग गलनांक C 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर Fe2Cl6 12H2 अवस्था ठोस अवस्था होगी और विलयन तो होगा ही। कंपोजिशन 1:12 के रेशियो में होगा। यूटेक्टिक बी पे 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको ये प्राप्त होता है। Fe2Cl6 12H2 और 7H2 दोनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं। सर्वांग गलनांक E 32.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर आप हमारे Fe2Cl6 7H2 अवस्था साम्यावस्था में रहेंगी। यूटेक्टिक F पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होगा Fe2Cl6 7H2 और 5H2 अवस्थाएं ठोस अवस्था होंगी। सर्वांग गलनांक G पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe2Cl6 5H2 अवस्था होगी। यूटेक्टिक H पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe2Cl6 5H2O और 4H2 अवस्था सर्वांग गलनांक 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। यहाँ पर 4H2 अवस्था रहेगी और यूटेक्टिक J पर 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe2Cl6 4H2O और अनहाइड्रस अवस्थाएं रहेंगी। तो हम जैसे जैसे A से H तक जाएंगे, ये इस लाइन पर इसका कंपोजिशन इस ग्राफ के अनुसार बदलता जाएगा। इस तंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी एक ताप व संगठन पर बिंदु A पर यदि स्थिर ताप विलयन का वाष्पन होने दिया जाए तो
उसका संगठन A से H तक लगातार परिवर्तित होता जाएगा। बिंदु A पर FeCl3 का विलयन है। वाष्पन होने से बिंदु A से B बिंदु तक विलयन का लगातार सांद्रण होता जाएगा, लेकिन जो ही विलयन बिंदु B पर पहुंचेगा उसमें से डोडेकाहाइड्रेट पृथक हो जाएगा। इसके बाद और वाष्पन होने देने पर विलयन का संगठन तो वही रहेगा, क्योंकि इस समय तंत्र मोनोवेरिएंट है। बिंदु C पर आते ही तंत्र से क्रिस्टलन जल का वाष्पन होने लगेगा और FeCl3 5H2O के क्रिस्टल पृथक होने लगेंगे। इसी प्रकार बिंदु होने लग जाएंगे और विलयन इस अवयव से संतृप्त होता जाएगा। यदि वाष्पन जारी रहा तो अंततः बिंदु C पर केवल Fe2Cl6 12H2O के क्रिस्टल रह जाएंगे। इसके बाद वाष्पन होने से जल हाइड्रेट में से निकलता जाएगा और तंत्र उच्च सांद्रण वाले विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। यह विलयन अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक बिंदु D न आ जाए। बिंदु D पर FeCl3 7H2O पृथक होते जाएंगे और लगातार वाष्पन पर विलयन सांद्रित होता जाएगा और अंततः केवल हाइड्रेट रह जाएगा। बिंदु E पर पुनः विलयन अर्थात द्रव अवस्था प्रकट होगी। बिंदु F पर पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल पृथक होंगे। G पर पूर्णतः पेंटाहाइड्रेट की ठोस अवस्था होगी। ऐसा ही ठोस द्रव संक्रमण होता जाएगा और अंततः निर्जल ठोस FeCl3 प्राप्त होगा। इस प्रकार असामान्य परिवर्तनों की व्याख्या कहीं और करना संभव नहीं है, लेकिन प्रवस्था नियम के आधार पर हम इसे आसानी से समझा सकते हैं। ये एक समतापी वाष्पन या आइसोथर्मल एवोपरेशन प्रदर्शित करता